एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब होता है बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन मतलब ऐसे ऑपरेशन जो हम मैट्रिक्स पर लगाएंगे और मैट्रिक्स में कुछ चेंज आएगा। तो मैट्रिक्स में चेंज लाने के लिए जो हम ऑपरेशन लगाते हैं उन्हें कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो मैं बता दूं बेसिकली जो क्या कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो तीन होते हैं। बताऊंगा वो कौन कौन से होते हैं, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होते कितने हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन तीन होते हैं बेसिकली, लेकिन तीन रो पे अप्लाई होते हैं और तीन कॉलम पे अप्लाई होते हैं, इसलिए टोटल मिलकर 6 हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं टोटल कितने एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गए? 6 हो गए। 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन। कौन कौन से? तीन तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन प्लस 3 हो गए एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है कि 3 ऑपरेशन ऐसे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन जो रो पे अप्लाई होते हैं और 3 ऐसे हैं जो कॉलम पे अप्लाई होते हैं। तो टोटल मिलकर 6 हो जाते हैं। लेकिन आप जब भी कोई भी क्वेश्चन करोगे तो जब एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करोगे तो करोगे एक ही, या तो रो के एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करो या करो कॉलम के। तो इसका मतलब आपको एक बार में 3 ही यूज करने हैं, तो आपके लिए तो 3 ही मेन हुए, लेकिन दोनों मिलकर 6 होते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है क्या? तो मैं तुम्हें बता दूं, पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है इंटरचेंज द रोज और कॉलम्स। इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स। मैं यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं। इंटरचेंज ऑफ एनी रो और कॉलम। इसका मतलब क्या है? ये पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है। क्या है? इंटरचेंज ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसके किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इंटरचेंज। इंटरचेंज कैसे करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। जैसे मान लो मैंने ये कोई ए मैट्रिक्स मान ली और इसमें कुछ एलिमेंट है 3, 6, 9, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मुझे इस मैट्रिक्स में क्या करना है? इंटरचेंज ऑफ एनी रो और कॉलम। मतलब पहला ये मैं तुम्हें एलिमेंट्री ऑपरेशन बता रहा हूं। ये ऑपरेशन क्या है? ये ऑपरेशन ये रहा कि आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को क्या कर सकते हो? इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे R1 इंटरचेंज, ये इंटरचेंज कहाँ पढ़ा जाता है? दोनों तरफ एरो लगाएंगे। R1 इंटरचेंज टू R2, R1 इंटरचेंज टू R2। इसका मतलब है कि सारे के सारे जो R2 के एलिमेंट है वो R1 की जगह पहुंचा दो और R1 के सारे एलिमेंट R2 की जगह पहुंचा दो। ये होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ये पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है, इंटरचेंज ऑफ एनी रो और कॉलम। जैसे यहां मैं लिख के दिखा दूं तुम्हें, 4, 5, 6, 3, 6, 9, 8, 7, 8, 9। जो तीसरी रो में जो एलिमेंट है वो जहां थे वैसे ही रहेंगे। तो ये हो गई तुम्हारी इंटरचेंज ऑफ एनी रो। मतलब हमने रो को इंटरचेंज करके दिखा दिया। आप कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे मान लो यही मैट्रिक्स मैंने ले ली, 3, 6, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब मान लो मैं कॉलम को चेंज करना चाहता हूं, कॉलम पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो उसे लिखेंगे C1 चेंज टू C2। दोनों तरफ एरो लगाएंगे, मतलब C1 चेंज टू C2। इसका C1 के जो मतलब कॉलम फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट है वो सेकंड की जगह पहुंच जाएंगे और सेकंड के सारे 1 की जगह आ जाएंगे।
तो इस तरीके से 6 5 8 3 4 7 9 6 9। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो हमारी मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने बताया, मैं तुम्हें एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा रहा हूँ क्या होते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन बेसिकली 3 होते हैं, लेकिन टोटल मिलाकर 6 होते हैं, 3 कॉलम के लिए और 3 रो के लिए। तो मैंने यहाँ रो को भी इंटरचेंज करके बताया। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन था इंटरचेंज ऑफ एनी रो और कॉलम, तो मैंने पहले रो का करके दिखाया, फिर मैंने यहाँ पर कॉलम का करके दिखाया। एक बात बताओ, ये जो इंटरचेंज हो रहा है, जैसे रो को मैंने फर्स्ट रो को सेकंड रो पर पहुंचा दिया, सेकंड को फर्स्ट पर, तो ये मैट्रिक्स बनी। तो क्या इस मैट्रिक्स से जो आंसर आता या इस मैट्रिक्स से जो आंसर आता वो डिफरेंट आएगा? नहीं। हमारे मैट्रिक्स जो हम ये लगाते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारे मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं लाती। कोई चेंज मतलब उसकी फॉर्मेशन चेंज कर देता, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, लेकिन जो रिजल्टेंट होता है रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं लाते। कहने का मतलब इनका अगर कोई आंसर निकालना है, जैसे मैं यहां से क्लियर करता हूं। जैसे मान लो मेरे पास 3 लीनियर इक्वेशन है, 3 6 9, मैंने लिखा 3x 6y 9z = 5। मैंने दूसरी इक्वेशन लिखी 4x + 5y + 6z = 8। मैंने एक और लीनियर इक्वेशन लिख ली 7x 8y + 9z = 3। अब एक बात बताओ मुझे, यहां पर ये जो मैट्रिक्स बनी हुई है, ये मैट्रिक्स ये हमारे जो x y z है इनके कोफिशिएंट से बनी हुई है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, मैट्रिक्स तो अलग अलग भी होती हैं, इनकी भी मैट्रिक्स बनती है, x y z की भी मैट्रिक्स बनती है, लेकिन अभी यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट है इनकी मैट्रिक्स है ये। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं इस लीनियर इक्वेशन को यहाँ पहुंचा दूं और इसको उठाकर यहाँ ले आऊं और फिर मैं सॉल्व करूं, या फिर मैं इसको उठाकर यहाँ पहुंचा दूं और इसको यहाँ पर ले आऊं फिर मैं सॉल्व करूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक्स वाई जेड की वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करने पर, मतलब कि इस सीक्वेंस में सॉल्व करने पर, पहली दूसरी तीसरी जिस सिस्टम में दे रखी है इसी सिस्टम में सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा, अगर हम इसे ऊपर नीचे कर लें और फिर सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार से कि मैट्रिक्स में अगर मैं इसको ऊपर पहुंचा दूं इसे नीचे, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है? एक ऐसे ऑपरेशन है जो हमारी मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं लाते, मतलब उसके रिजल्टेंट को प्रभावित नहीं करते, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालते। ठीक है, तो याद रखना है इनको। तो इस बार पहले वाले एलिमेंट्री ऑपरेशन को नोट डाउन करो, मैं सेकंड बता दूं। ये सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब है कि आप किसी भी, कोई भी आपको मैट्रिक्स मिली हुई है, आप उस मैट्रिक्स के किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नॉन जीरो नंबर से, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। ये सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन बताता है हमें। कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन को, मैं वो बताता हूँ। जैसे मान लो ये कोई ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में मैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना चाहता हूं, मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना चाहता हूं। तो रो में लगाना चाहता हूं एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो कैसे लगाएंगे? ऐसे ऐसे। चेंज किस में लाना चाहते हो? R1 में लाना चाहते हो तो यहाँ R1 लिखोगे, R2 में लाना चाहते हो तो यहाँ R2 लिखोगे, R3 में लाना चाहते हो R3 लिखोगे, जिसमें भी। तो मैं यहाँ R2 में चेंज लाना चाहता हूँ, जैसे R2। ठीक है, चेंज टू कितने का चेंज, मतलब क्या चेंज लाना चाह रहे हो? मैं चाहता हूं कि ये जो सेकंड रो के एलिमेंट हैं ये डबल हो जाए। डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, 2 टाइम्स ऑफ 8।
तो सारे एलिमेंटों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन R2 के बस इसको एज इट इज 1 2 3। अब ये 4 का मल्टीप्लाई 2 में करा तो 8, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करा तो 10, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करा तो 12 और 3 के एज इट इज। ठीक है, इस तरीके से हम रो में ये सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं। कॉलम में बता दूं तुम्हें, जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मान लो आप कॉलम में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना चाहते हो तो ऐसे लगाएंगे। अब तुम डिसाइड करोगे कौन से कॉलम में लगाना चाहते हो, किस कॉलम को चेंज करना चाहते हो, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को। यहाँ मैं फर्स्ट को कर देता हूँ, सी फर्स्ट, पहले कॉलम में चेंज लाना चाह रहा हूँ तो C1 में चेंज लाना है, तो एरो दिखाता है चेंज टू 2 टाइम्स ऑफ C1। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले को, तो 8 14 मतलब 14, 2 5 8 एज इट इज, 3 6 9 एज इट इज। तो ये हमारा कॉलम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है, ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लो, थर्ड बता दूं। अब देखो ये तुमने उतारा होगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अब जब मैंने यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाया या इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाया, तो आप ये मत सोचना कि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा, या यहाँ पर कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो जैसे मैंने दो लीनियर इक्वेशन लिखी, 2x + 3y = 9, एक मैंने लिखी 3x + 2y = 7। अब देखो अभी यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करो आप, तो आपको x और y की जो वैल्यू मिलेगी, और फिर इसको या तो आप 3 से या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4x, 2 का 3 में करा 6y, 2 का 9 में करा 18। अब ये हमारी पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके चेंज करा, तो ये दूसरी है, ये हमारी पहली वाली है। तो एक बात बताओ, ये पहले ऐसी थी, जब मैंने इसके साथ सॉल्व किया तो आंसर आया होगा कुछ ना कुछ। अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये ऐसी बन गई। अब मैं इसको इससे सॉल्व करूं तो ऐसा नहीं है कि आंसर चेंज हो जाएगा। जो आंसर यहाँ पर आपको मिला था वही आंसर आपको इसको सॉल्व करने पर मिलेगा। तो मतलब यहाँ में ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करा था मैट्रिक्स के किसी रो में या कॉलम में, तो मैट्रिक्स में जो फॉर्मेशन उसकी मतलब देखने में जो चेंज आया था उससे उसके रिजल्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो बताना यहाँ पर चाहता था इन लीनियर इक्वेशंस के द्वारा। ठीक है, अब इसे नोट कर लो। देखो ये तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है, इसमें लिखा है एडिशन टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो या कॉलम मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब क्या है, यहां एडिशन बोला है सिर्फ, यहां पर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, इन्होंने केवल एनसीईआरटी में एडिशन लिखा है, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो मैं बता दूं ये क्या कहना चाह रहा है, तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन हमें क्या समझाना चाहता है। ये समझाना चाहता है अगर कोई भी मैट्रिक्स है, आप किसी भी मैट्रिक्स की किसी भी रो में चेंज लाना चाहते हो, तो आप क्या करो, जिस रो में आप चेंज लाना चाहते हो उस रो को किसी अदर रो के साथ ऐड कर सकते हो किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके, या किसी कॉलम में आप चेंज लाना चाहते हो तो किसी भी कॉलम को किसी अदर कॉलम के साथ, कॉलम के एलिमेंटों के साथ ऐड कर सकते हो। कैसे, उस अदर कॉलम के एलिमेंटों के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके, या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो ये भाषा समझ में नहीं आई होगी,
मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कोई मैट्रिक्स है। यहां ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रही है वो समझे। ये कह रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कह रही है कि R1, अगर आप R1 में चेंज लाना चाहते हो, रो में चेंज लाना चाहते हो R1 में, तो यहां पर आपको R1 लिखना होगा। चेंज कैसे लाना चाहते हो, कुछ जोड़कर या कुछ घटाकर, तो जोड़कर भी ला सकते हो चेंज और घटाकर भी, मतलब प्लस करके भी ला सकते हो और माइनस करके भी। तो हम लिखेंगे कैसे, R1 चेंज टू R1 प्लस प्लस, क्या प्लस करना है, किसी अदर रो के एलिमेंटों के, किसी अदर रो के एलिमेंटों को ऐड करना है, ठीक है। अदर रो को ऐड करना है, लेकिन कैसे ऐड करना है, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करके। तो मतलब मान लो मैं 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करना चाहता हूं, तो 2 टाइम्स ऑफ R2, तो ऐसे लिखोगे। मतलब R1 में चेंज लाना चाह रहा हूं, लेकिन कैसे, कि उसी R1 के सभी एलिमेंटों में R2 के एलिमेंट जोड़ना चाहता हूं। लेकिन जोड़ना कैसे चाहता हूं, उस सेकंड रो को जोड़ना चाह रहा हूं, तो लेकिन पहले सेकंड रो के एलिमेंटों को किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ मल्टीप्लाई में किसका कर रहा हूं, 2 का। तो देखो चेंज होकर क्या बनेगी मैट्रिक्स, जैसे 2 है, ठीक है। तो यहां पर पहली रो, तो R1 1, यहां पर 1 आएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, दूसरी रो के एलिमेंटों को 2 से इंटू करो, 2 4 जा 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। अब इसमें ऐड करना है, तो ये 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे। अब 2 को R2 का एलिमेंट 5 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोला है, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, ठीक है। अब यहाँ 5 रखेंगे, 5 2 जा 10, 10 और 2 12। अब यहाँ 6 रखेंगे, 6 2 जा 12 और 3 15। तो पहली रो में चेंज आ गया, इनमें कोई चेंज नहीं करना, 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हम रो ऑपरेशन लगाते हैं। कॉलम भी लगा सकते थे आप, जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि कॉलम C1 में चेंज आ जाए, पहले कॉलम में चेंज, लेकिन कैसा चेंज, कि इस C1 में मुझे सेकंड कॉलम के एलिमेंटों को ऐड करना है बाय मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब इन सभी एलिमेंटों को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ऐसे लिखेंगे C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2। तो क्या मैट्रिक्स निकल के आएगी, मैट्रिक्स निकल के आएगी C1 कितना है 1, 2 से C2 को इंटू करो, मतलब इसको, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, 2 2 जा 4 और 1 5, इसे 2 से इंटू करा 10 और 4 14, इसको 2 से इंटू करा 16 और 7 23। अब ये सब एलिमेंट्स 2 5 8 3 6 9। तो ये इस तरीके से हम तीसरी एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो तीसरा नहीं 6 हो गए टोटल, क्योंकि मैंने हर केस में 2 बताए। मैंने फर्स्ट केस में भी रो कॉलम के बारे में बताया, सेकंड में भी रो कॉलम के बारे में बताया और थर्ड में भी रो कॉलम के बारे में। तो इस तरीके से 3 रो के 3 कॉलम के मतलब टोटल 6 ऑपरेशन मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरीके से हम ऑपरेशंस को यूज करते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन है क्या, ये कैसे यूज करते हैं, ये बताया मैंने। अब हम बताएं, अब मैं यहाँ पर तो मैं इन ऑपरेशंस के द्वारा कि हम क्या फाइंड आउट करते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्हीं ऑपरेशंस का यूज हम करेंगे इनवर्स फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो मैं वहां बताऊंगा कि किस तरीके से हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो भी मैंने समझाया कि ऑपरेशन होते कौन कौन से हैं, ठीक। तो ये तीनों ऑपरेशन क्लियर कर लो, रो के भी तीनों, कॉलम के भी तीनों, जो आपका मन करे वो लगा सकते हो, ठीक है। इसे नोट करो, आगे बता दो। यहां पर वैसे मैं तीनों जो ऑपरेशन मैंने 3 रो के बताए 3 कॉलम के 6 ऑपरेशन को
शॉर्ट में लिख देता हूँ नोट की फॉर्म में, ये समझ लेना। जैसे हमारा R1 चेंजेस टू R2, ये पहला रो ऑपरेशन है, यहाँ लिख देता हूँ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। दूसरा क्या था, R1 चेंज टू K टाइम्स ऑफ R1, तो K का मतलब है कोई भी नॉन जीरो नंबर। तीसरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या था, R1 देखो यहाँ पर तुम I J भी यूज कर सकते हो, जैसे 1 2, तो इस तरीके से R1 R2 से समझ जाओ, R1 प्लस माइनस K टाइम्स ऑफ R2। तो ये मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन शॉर्ट में लिख दिए, ये तीनों थे, पहला ये था, दूसरा ये, तीसरा ये। ऐसे मैं कॉलम का यहाँ लिख देता हूँ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। क्या होगा, C1 चेंज टू C2, ये पहला। दूसरा C1 चेंज टू K टाइम्स ऑफ C1। तीसरा C1 चेंज टू C1 प्लस माइनस K टाइम्स ऑफ C2, ठीक है। तो ये कॉलम के हो गए तीन, ये रो के। तो इस तरीके से आप याद रख लो तीनों को, ठीक है। ये डेफिनेशन की फॉर्म में छोड़ो, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में याद रख लो, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हुज इनवर्स एग्जिस्ट। अब देखो हम यहाँ पर पढ़ेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कौन कौन सी होती हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस वो होती हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमें यही नहीं पता कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स होता क्या है, तो आप कैसे बताएंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनवर्स जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इन्वर्टिबल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ मैंने लेट कर लिया, लेट A एंड B, माना A और B, लेट A एंड B आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर M। अब देखो ऑर्डर आप सभी जानते हैं, ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं, m इंटू एन की फॉर्म में। लेकिन जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं उनके m और n बराबर होते हैं, तो आप एक सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके ऑर्डर को, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पता करना है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना, माना कि A और B कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर M, और जिन दोनों मैट्रिक्स का, A का और B का, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है, ठीक है। क्योंकि मैं बता दूं इनवर्स तुम्हारा कहाँ एग्जिस्ट करता है, मैं तुम्हें अभी क्लियर कर देता हूँ। हमेशा याद रखना दो तरीके की मैट्रिक्स होती हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होती हैं, इनका तो इनवर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स होती हैं उनका तो इनवर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं बताऊंगा इनवर्स होता क्या है, ठीक है। अभी इतना लिखा रहने दो, अभी बात क्लियर करता हूं। माना A और B दो मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिनका ऑर्डर है m। अगर मैं A का B में मल्टीप्लाई करता हूं, AB, और B का A में मल्टीप्लाई करूं तो BA। देखा यहां पर A B मैंने मल्टीप्लाई किया, A को B में मल्टीप्लाई किया, B को A में मल्टीप्लाई किया, दोनों केसों में मैट्रिक्स सेम है। ऐसा हो सकता है, मैंने ऐसा बोला था कि हर केस में A B बराबर BA नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं A B बराबर BA होता भी है, ठीक है। मैंने A B को मल्टीप्लाई किया, BA आया, और ये दोनों से जो मैट्रिक्स मुझे आई, यहाँ पर जो मैट्रिक्स आई, यहाँ पर जो मैट्रिक्स आई, वो आई थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आई थी, मैंने बताया था आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। मैंने बताया था कि जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं और सब एलिमेंट 0, वो होती है डायगोनल, वो क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। अगर मैंने A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया,
तो एक मैट्रिक्स मिलेगी, वो मुझे आई मिली। मैंने बी को ए में मल्टीप्लाई किया तो ही मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगी, वो भी आई मिली। आई का मतलब दोनों ए बी और बी को मल्टीप्लाई किया तो मुझे आई मिला। क्या मिला? आई। तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि यहां पर ये जो बी मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स का इनवर्स है। जो बी मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स का क्या है? इनवर्स। क्योंकि जब भी हम किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिक्स को, और मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो हमेशा याद रखना कि जैसे मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स थी, मैंने कोई दूसरी मैट्रिक्स ली और मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने बी मैट्रिक्स ली और ए में मल्टीप्लाई कर दिया और मुझको आई मिल गया, तो समझ लेना ये ए जो बी है वो ए का इनवर्स है। क्या है? इनवर्स। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 कब आता है? जब हम, जैसे मान लो 3 है, 3 को किससे डिवाइड करूं कि 1 आ जाए? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से यहां पर मैंने ए का बी में मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? आई आया। तो यहां पर ये जो बी है, बी क्या है? ना लिख देंगे बी इज अ इनवर्स ऑफ ए। अगर मैं इस कंडीशन को देखता हूं, ए को मैंने बी में मल्टीप्लाई किया, मुझे आई मिला, तो इसका मतलब बी यहां पर ए का इनवर्स है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बी इज द इनवर्स ऑफ ए। यहां पर मैंने बी ए को मल्टीप्लाई किया था तो भी मुझे क्या मिल रहा था? आई। तो यहां से बात क्लियर होती है, यहां से बात क्लियर होती है, यही लिख देता हूं, एंड ए इज अ इनवर्स ऑफ बी। देखो ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो आई मिला, तो क्लियर हुआ कि बी इनवर्स है ए का। मैंने बी ए को मल्टीप्लाई किया तो भी आई मिला, तो इसका मतलब हुआ ए इनवर्स है बी का। लिखते कैसे हैं इनको? ऐसे लिख सकते हैं, बी ए का इनवर्स है तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। इनवर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऊपर 1 लिखकर माइनस लगा दो, मतलब -1, ए की पावर -1। तो ये इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ की बात करूं, ए इज द इनवर्स ऑफ बी, तो इसको कैसे लिखेंगे? जब बी को, बी ए का इनवर्स था तो बी इक्वल्स टू ए इनवर्स हुआ। अब जो ए है वो बी का इनवर्स है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए इक्वल्स टू बी इनवर्स। क्या लिख देंगे? ए इक्वल्स टू बी इनवर्स। हमेशा याद रखना कि ए और बी हमारा क्या है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें? आई। तो कहने का मतलब मेरा ये भी है कि हम ए इनवर्स इक्वल्स टू हमें क्या मिलता है? आई मिलता है। देख लो यहां से, ए बी इक्वल्स टू आई था और ये बी है क्या? बी क्या है? ए इनवर्स। तो मैंने बी हटाया, ए इनवर्स रखा, तो ए इनवर्स क्या मिल रहा है? आई। ऐसे लिख सकते, ठीक है। ऐसे यहां की बात करूं, यहां लिख सकते हैं बी इनवर्स आई। यहां पर इसको ऐसे लिखा जा सकता, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से क्लियर करके बताता हूं कि हमें इनवर्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है, मान लो कोई, किसकी है? 2 3 1, एग्जांपल इसमें दे रखा है 1 2। एक मैट्रिक्स मान लो ए है, ठीक है, और यहां पर एक मैंने मान ली बी मैट्रिक्स है 2 -3 -1 2, ठीक है। अब मुझे बताना है ये दोनों सेम ऑर्डर की है। देखो इसका ऑर्डर भी 2 × 2, इसका ऑर्डर भी 2 × 2, सेम ऑर्डर की दोनों मैट्रिक्स है। मुझे बताना है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं क्या इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं। इन्वर्टिबल, मैंने पहले ही बोला कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मैं पहले ये चेक करूंगा कि इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। अगर इनका इनवर्स एग्जिस्ट हो गया तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हुआ तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस नहीं है। तो देखो पता कैसे करते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, ए को बी में मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
ए का बी में मल्टीप्लाई, 2 3 1 2, 2 -3 -1 2, ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने बताया था तुम्हें, पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो और पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो हमें ए बी क्या मिला, अब देखो 2 का 2 में इंटू करा 4 आया, ठीक है। फिर 3 का 1 -1 में इंटू करा -3 आया, 4 में से -3 गया तो कितना मिलेगा 1, ठीक है। अब इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 3 में मल्टीप्लाई -6 और 3 का 2 में इंटू करा +6 तो कितना आया 0। अब 1 का 2 में इंटू 2 और 2 का -1 में तो -2 तो क्या मिला 0। अब 1 का -3 और 2 का 2 में करा 4 तो क्या बना -3 और +4 क्या होता है 1 होता है। तो इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू ये 0 ये 0, देख लो डायगोनल एलिमेंट 1 1 तो हमें क्या मिल गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। अब ऐसा ही हम बी ए के साथ करके देखते हैं, बी ए का मतलब इसको अब यहां रखेंगे, इसको यहां हम मल्टीप्लाई करा 2 ये पहली रो ये पहला कॉलम, 2 का 2 में इंटू 4 -3 का 1 में इंटू -3 तो हमें क्या मिलेगा 1 0 0 1 मिला। यहां भी हमें क्या मिल रहा है आई। इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू आई और बी ए इक्वल्स टू भी आई। इसका मतलब है कि यहां पर ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई है। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स यहां भी एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स यहां भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी ए और बी ये दो मैट्रिक्स हैं, ये कैसी मैट्रिक्स हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं। तो ऐसे पता किया जाता है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो, आगे बताओ। अब देखो ये इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं दोनों, क्योंकि ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं एक आपको रफली एक बात बता दूं कि आप बिना मतलब कुछ मैट्रिक्स को देखकर ही बता सकते हो बिना मल्टीप्लाई करे कि वो इन्वर्टिबल होंगी या नहीं। तो जितनी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती हैं वो कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए वो कभी भी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस नहीं होती। तो जितनी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं वो इन्वर्टिबल नहीं हो सकती। मतलब हम यहां पर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्या लिखेंगे यहां इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। लेकिन जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस, जो हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं वो हमारी इन्वर्टिबल हो भी सकती हैं और नहीं भी। क्यों, यहां पर दोनों केस लिख दे रहा हूं, क्योंकि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए और बी को, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई आ भी सकता है और आई नहीं भी आ सकता। आ जाए तो हम कहेंगे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्टिबल है, और नहीं आए तो हम बोलेंगे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नॉन इन्वर्टिबल है। तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस जो होती हैं वो इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकती हैं और नहीं भी, इसीलिए इन्वर्टिबल हो भी सकती हैं। यहां लिख दे रहा हूं इनवर्स कैन बी एग्जिस्ट, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है। तो यहां लिख रहा हूं इनवर्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ये बात यहां कंफर्म हो गई कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस किसमें देखना है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होती कौन सी हैं, जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उन्हीं में इन्वर्टिबल मैट्रिसेस मिलेंगी, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उन्हीं में मिलेंगी, लेकिन उनमें वही मिलेंगी जिनमें इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिनमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा वो इन्वर्टिबल नहीं होंगी। तो रेक्टेंगुलर में तो
मैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन स्क्वायर में हो भी सकती है और नहीं भी। अब इस पूरे को नोट डाउन करो। देखो अभी मैंने आपको बताया कि इनवर्स क्या होता है लेकिन याद रखना, जैसे मैंने बताया कोई ए मैट्रिक्स है, मैंने इसको बी से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आई मिला, इसका मतलब बी ए का इनवर्स है। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं, ये जानना चाहता हूं कि एक मैट्रिक्स का केवल एक ही इनवर्स होता है या एक से ज्यादा भी इनवर्स हो सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है या एक से ज्यादा इनवर्स भी होते हैं। तो मेरा टॉपिक यही है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। मतलब हमारा इनवर्स जो है वो यूनिक होता है एक मैट्रिक्स के लिए। कोई भी मैट्रिक्स है उसका केवल एक ही इनवर्स होगा। तो यहाँ लिखा है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका जो इनवर्स है, इफ इट इज एग्जिस्ट, मतलब हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका केवल एक ही इनवर्स होगा, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकता। इस बात को मैं प्रूफ करके बताता हूँ। इफ इट इज एग्जिस्ट इज यूनिक। देखो ए बी बराबर बी ए इक्वल्स टू आई है, तो मैं मान लेता हूं कि बी, मानना क्या होगा ही, बी इज अ इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, यहां पर जो हमारा बी है वो ए का इनवर्स है, लेकिन मैं मान के चलता हूं लेट सी, मुझे प्रूफ करना है, ये बताना है कि एक, मतलब एक मैट्रिक्स का केवल एक ही इनवर्स होता है, मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूं। तो मैं मान लेता हूं कि C is another इनवर्स ऑफ A। मैंने यहां मान लिया, यहां तो पता है कि B A का इनवर्स है, मैं मान के चल रहा हूं कि C A का कोई दूसरा इनवर्स है। ठीक है, कोई दूसरा भी हो सकता है, ऐसा मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो जब B इज अ इनवर्स ऑफ A है, मैंने लिखा है कि C इज अनदर इनवर्स ऑफ A। तो एक बात बताओ, मैं क्या लिख सकता हूं, AC इक्वल्स टू CA इक्वल्स टू I लिख सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ B था वहां से वहां C लिख दिया। अब देखो अब ये जो AC है हमारा, AC इक्वल्स CA इक्वल्स टू I, यहां पर मैं AC इक्वल्स टू I मानता हूं। ठीक है, तो मैंने ये C को दूसरा इनवर्स माना A का, तो मैंने लिखा AC इक्वल्स CA इक्वल्स टू I। तो क्या मैं, देखो ये B जो है मैं इसको ये लिख सकता हूं B इक्वल्स टू BI, कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो हमें वही मैट्रिक्स मिलती है, मतलब I से B को मल्टीप्लाई करो B मिलेगा। ठीक है, तो B इक्वल्स टू मैं BI लिख सकता हूँ। अब देखो खुद जो I है हमारा, I वो किसके बराबर, AC के बराबर भी है और CA, तो AC लिख लो या CA लिख लो, तो B इक्वल्स टू AC हो गया। अब देखो B इक्वल्स टू, यहां से क्या आ रहा है BAC। अब तुम्हें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, यहां पर BA कर लो, इसे क्या कर लो BAC, ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों को एक साथ, क्योंकि मैंने I की जगह पर क्या लिख दिया AC, क्योंकि AC I के बराबर है। अब मैंने यहाँ AC लिखा, अब मैंने इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, तो ये BA इंटू C हो गया। अब देखो B इक्वल्स टू, अब ये जो BA है वो BA ऊपर देखो किसके बराबर है I के, तो मैंने इसे I लिख दिया, ये हो गया IC। तो I का C में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा C मिलेगा। इसका मतलब यहाँ निकल के आया B बराबर किसके है C के। B बराबर जब C है, जब मैंने पहले ही बोला कि B A का इनवर्स है, मैंने सोचा क्या पता दूसरा इनवर्स हो सके A का, तो मैंने C को इनवर्स मान के चला, लेकिन यहाँ पर क्या पता चला कि जो B है वो C के बराबर ही आया। इसका मतलब कि एक मैट्रिक्स का एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकता। इसको नोट डाउन कर लो। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं। AB का इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स और A इनवर्स। ऐसी एक ट्रांसपोज में प्रॉपर्टी थी
कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहाँ पर इनवर्स में दे रखी है, तो इसको पेपर में पूछ लिया जाता है, तो मैं इसको तुम्हें प्रूफ करके बताऊंगा कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। तो देखो कैसे, मान लो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू आई। सभी को पता है ये बात, ए बी क्या है, एक मैट्रिक्स है, क्योंकि ए और बी का मल्टीप्लाई करने पे एक मैट्रिक्स मिलती है, ये भी एक मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स, ये सेम मैट्रिक्स है, ये भी और ये भी, ठीक है। इसका इनवर्स कर दिया, इस मैट्रिक्स का इनवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आई मिलता है, क्योंकि मैंने तो बताया था कि ए इनवर्स इक्वल्स टू आई होता है। तो आप इस पूरे को ए मान के चलो, ये ए है, ये भी पूरा ए है, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू आई मिलता है। अगर मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूं, प्री मल्टीप्लाइंग या प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, अगर मैं दोनों तरफ इधर भी और इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, प्री मल्टीप्लाई में अंतर है, मैं केवल मल्टीप्लाई लिखूंगा तो गलत हो जाएगा मैट्रिक्स के केस में, क्योंकि एक बात बताओ, यहां पर लिखा जैसे 3x इक्वल्स टू 2, मुझसे कहा जाए दोनों तरफ 2 से इंटू कर दो, तो आप 2 इंटू 3x 2 इंटू 2 ऐसे लिखो, या आप ऐसे लिखो 3x इंटू 2 2 इंटू 2, आएगा आपका बराबर ही, ठीक है 6, यहां से भी 6, आगे पीछे कहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है, अगर आगे मल्टीप्लाई किया है तो उसका कुछ और मतलब है, पीछे मल्टीप्लाई किया है तो उसका कुछ और मतलब है, इसीलिए मैंने लिखा प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। तो इधर भी कर रहा हूं ए इनवर्स ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स आई, इधर भी आगे किया, इधर भी आगे किया। अब एसोसिएटिव लॉ लगा दो, यहाँ ए इनवर्स का ए के साथ इंटू करूंगा तो क्या आता है, देख लो आई, क्या आता है यहाँ पर आई बी, ए बी इनवर्स, ए इनवर्स का आई में इंटू करूंगा, आई के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करो वही आएगा। अब आई के साथ बी का मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू ए इनवर्स। नाउ अगेन प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी इनवर्स। अब मैं क्या करूंगा, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी इनवर्स, इधर भी और इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा बी इनवर्स बी, ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखो बी इनवर्स का आई बी में इंटू करा क्या आता है आई, तो ये पूरा क्या है आई है, ठीक है, यहाँ क्या आया ए इनवर्स ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, आई का इस पूरे मल्टीप्लाई करूंगा आएगा तो यही, तो कहने का मतलब मुझे मिला ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, कुल मिलाकर मुझे वो आंसर मिल गया जो मैं चाहता था। ये देखो, तो ये इस तरीके से आपको प्रूफ करके आना है। यहाँ पर मुझे ये बताने का बस मेन मकसद था ये प्री मल्टीप्लाई, ये प्री मल्टीप्लाई किसी ने अगर नहीं लिखा या कुछ गलती से कुछ भी लिख दिया तो गलत हो जाएगा, यही लिखना है, ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो। आगे मैं बताता हूं कि किस तरीके से हम अभी तक हमने सीखा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है। मैंने बताया R1 चेंज टू R2, R2 मैंने भाई ये बताया कि R1 चेंज टू K टाइम्स ऑफ R1 सॉरी, मैंने बताया R1 चेंज टू R1 प्लस K टाइम्स ऑफ R2, तो मैंने ये सारी चीजें तो बताई। तो अभी मैंने ये बताया था कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होते कौन कौन से हैं, क्या होते हैं। अब फिर मैंने आपको ये भी बताया कि यूनिक इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स वो जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
अब बात आई फिर कि एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है या एक से ज्यादा, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो मैंने अभी ये भी क्लियर किया कि एक मैट्रिक्स का केवल एक ही इनवर्स होता है, एक से ज्यादा नहीं होता, वो भी मैंने प्रूव करके दिखाया। फिर मैंने ये प्रॉपर्टी भी आपको प्रूव करके दिखाई, पेपर में आ जाती है। अब हमें सीखना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं आपको अब इनवर्स फाइंड आउट करना बताऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले इसको नोट डाउन कर लो पूरे को। देखो, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। मैंने आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन बताए क्या है एक एक करके। यहां दोबारा से एक बार बता देता हूं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एक होते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ये दो तरीके के ऑपरेशन है। मैंने आपको ये बता दिए ये कौन कौन से हैं, ये क्या हैं और ये क्या हैं। हम दोनों बातें क्लियर करें। अब मुझे बात यहाँ पर क्लियर करनी है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, एक बात यहाँ पर लिख रहा हूं, प्रिंसिपल पहले बता दूं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कैसे किए जाएंगे इनवर्स फाइंड आउट करते वक्त, ठीक है। तो प्रिंसिपल यहाँ पर बता दूं, माना x, let x, a and b are square matrices of same order m। मान लो x, a, b तीन मैट्रिक्स हैं और तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर m है। अगर ऐसा होता है x इक्वल्स टू ए बी आता है, मान लो जैसे ये x कोई मैट्रिक्स है और a और b भी कोई मैट्रिक्स है, ये दोनों अगर a और b दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं और एक x मैट्रिक्स निकल के आती है, मतलब ए बी का मल्टीप्लाई करने पर x मिलता है, ठीक है। और आप चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊं कि अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना चाहते हो, x इक्वल्स टू ए बी है मान लो, और आप इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हो इनवर्स, तो अगर आप ERO लगा रहे हो, ERO का मतलब होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, या आप ECO लगा रहे हो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप ERO लगा रहे हो तो ये वाली फॉर्म है मान लो। तो हमेशा याद रखें कि अगर आप ERO यूज करोगे तो थ्रो आउट द प्रोसीजर, मतलब जब आप स्टार्टिंग आपने की इनवर्स फाइंड आउट करने की एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर, तो ऊपर से नीचे तक जब तक इनवर्स नहीं आ जाता और आप ERO लगा रहे हो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो हर केस में जितने भी स्टेप होंगे हर किसी में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगाओगे। अगर आपने स्टार्टिंग में कॉलम ऑपरेशन लगाया है तो थ्रू आउट द प्रोसीजर आप कॉलम ऑपरेशन ही लगाएंगे। लगाते कैसे हैं, अगर आप ERO यूज कर रहे हो तो यहां पर ये जो मैट्रिक्स होगी इसमें और इसमें चेंजेस आएगा, इनमें ऑपरेशन लगेगा, इसमें और इसमें लगेगा रो ऑपरेशन, इसमें नहीं लगेगा, ये एज इट इज रहेगी, ठीक है। अगर आपने यही मान लो यहां पर क्लियर कर दूं, जैसे मान लो यहाँ ए मैट्रिक्स है कोई और यहां पर लिखा है I A, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना अगर रो ऑपरेशन लगा रही कोई आपको ए मैट्रिक्स देगा और आपसे बोला इनवर्स निकालो, तो आप ऐसे लिखोगे A इक्वल्स टू IA। तो जो ऑपरेशन लगाओगे रो ऑपरेशन वो इसमें लगाओगे और इसमें लगाओगे, ठीक है। मैंने यहाँ x a b की जगह A I A कर दिया क्योंकि एक ही मैट्रिक्स मिलेगी। और जब आप सॉल्व करोगे तो इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपका A I बन जाए और I कुछ और मैट्रिक्स बन जाए। कुछ और का मतलब मान लो कोई B मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। A एज इट इज लिखोगे, फिर दोनों तरफ आप प्री मल्टीप्लाई करोगे, आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे A इनवर्स से। किससे करोगे? A इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई नहीं,
बहुत साइड मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स से, तो जैसे आई ए इनवर्स बी ए इनवर्स, तो यहाँ पर आई का ए इनवर्स में इंटू करूंगा आपको ए इनवर्स ही मिलेगा, और ए का इसमें करा तो क्या मिलेगा मैं आई, तो इसका मतलब हमें ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या मिल गया बी। तो हमारी जब हम इस तरीके की हमें ए मैट्रिक्स दी जाएगी हम उसे ऐसे लिखेंगे, फिर ऑपरेशन लगाएंगे रो ऑपरेशन यहाँ पर, तो ये चेंज होकर बी बन जाएगी और ये आई बन जाएगी। तो ये जो होगी बी मैट्रिक्स ये हमारे इस ए मैट्रिक्स के लिए इनवर्स होगी। क्या होगी, मैं क्या बोलूंगा कि ए इनवर्स इक्वल्स टू बी, मतलब जो बी है वो हमारा ए इनवर्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ए इनवर्स। अभी करके बताऊंगा, चिंता ना करें। अगर मान लो x इक्वल्स टू ए बी है और आप लगा रहे हो कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो याद रहे कि इसमें और इसमें लगाएंगे, ना कि इसमें। ठीक है, मतलब यहां पर क्या था, रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो पहला ये, तो इसके आगे वाला ये। अगर कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो तो इसमें तो लगाना ही है, तो इसके पीछे वाले फिर इसमें लगाना है। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा। और जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख देता हूं, जैसे a इक्वल्स टू, यहां पर कैसे लिखेंगे, ए आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए आई। तो इसमें लगेगा ऑपरेशन और इसमें, इसको सॉल्व करके आई बनाएंगे और इसको सॉल्व करके हम क्या बनाएंगे, ये तो एज इट इज रहेगा ए, और इसको सॉल्व करके क्या बना देंगे, बी बना दिया। तो हमारा ये जो बी होगा वो क्या होगा, क्या होगा, b इक्वल्स टू ए इनवर्स होगा। b इक्वल्स टू क्या होगा, ए इनवर्स। तो कहने का मतलब है इस तरीके से हम लगाएंगे दोनों को। अब एक क्वेश्चन से मैं ये बातें तुम्हारी क्लियर करता हूं, ठीक है, लेकिन याद रखना किस तरीके से करना है। तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये बातें क्लियर करता हूं। इनवर्स निकालने वाला हूं, एक मैट्रिक्स का भी लूंगा उसको, और वो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के। ठीक है, तो मान लो मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया 1 - 1 2 3, मतलब 2 ऑर्डर 2 का लिया है। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, क्या एग्जांपल 1 - 1 1 3, ठीक है, 2 3 सॉरी। देखो ये कोई मैट्रिक्स है और हमसे कहा है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करो। ये कोई मैट्रिक्स है, आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करो, ए मैट्रिक्स का, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के। तो मैंने आपको 3 ऑपरेशन बताए थे बेसिकली, जो हमें एक बार में लगाने, या तो 3 कॉलम वाले लगा दो या 3 रो वाले लगा दो। तो अगर आप रो वाले लगाओगे तो कैसे लगाएंगे वो सिखाऊंगा यहाँ पर। पता तो है ना कौन कौन से ऑपरेशन, देखो ई आर ओ कौन कौन से हैं, R1 चेंज टू R2, R1 चेंज टू K टाइम्स ऑफ R1, R1 चेंज टू R1 प्लस माइनस K टाइम्स ऑफ R2। ये रो ऑपरेशन थे। ऐसे कॉलम ऑपरेशन कौन कौन से थे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, C1 चेंज टू C2, C1 चेंज टू K टाइम्स ऑफ C1, C1 चेंज टू C1 प्लस माइनस K टाइम्स ऑफ C2। ठीक है, तो अब एलिमेंट्री ऑपरेशन या तो आप ये लगाओ या ये लगाओ, एक बार में एक ही लगा सकते हो। तो मैं दोनों को यूज करके बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर एक छोटी मैट्रिक्स ले लिया मैंने 2/2 की, 3 की मैट्रिक्स भी आ सकती है आपको एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर। 3/3 की मैट्रिक्स को भी आपको इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आ सकते हैं, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का भी। यहाँ पर केवल 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स का इनवर्स में फाइंड आउट करके दिखा रहा हूँ। जैसे इसका फाइंड आउट करेंगे वैसे उसका फाइंड आउट करेंगे, वो भी एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। लेकिन इसको देखो, अब यहाँ पर इस ए मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा A इक्वल्स टू I A। यहां पर मैं लगा रहा हूं, पहले तो डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हो। तो यहां पर मैं ERO लगा रहा हूं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो इसको ऐसे लिख लूंगा A इक्वल्स टू I A।
अब किस किस में लगेगा, इसमें और इसमें। तो अब देखो कैसे लगेगा, एक ही जगह क्या लिखेंगे, 1 - 1 2 3, और इसी ऑर्डर की आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है 1 0 0 1, और यहाँ ए को एज इट इज लिखना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने बोला इसको आई बनाना है, इसको क्या बनाना है, आई बनाना है, इसको क्या बनाना है, बी बन जाए, कोई मैट्रिक्स बन जाए। तो अब कैसे बनाए, मैंने पहले बोला कि आई कैसे बनेगा, ए आई, ये आई कैसे बनेगा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 होना चाहिए। ठीक है, तो बनाते हैं किस तरीके से, अगर मुझे यहाँ 0 चाहिए तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि R2 चेंज टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। कोई प्रॉब्लम कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इसको इसमें से घटा दूं, 2 में से 2 जाएगा तो क्या मिलेगा, 0। तो जो यहां पर यूज करोगे इसी को यहां पर यूज करना, देखो कैसे यहां कर रहा हूं, जैसे मैंने R2 में चेंज लाना है, इसमें R2 मतलब 2 माइनस 2 इंटू R1, R1 कितना है 1, 2 बन जाए 2, 2 में से 2 गया तो क्या मिला, यहाँ तो 1 -1 लिख दो, यहाँ क्या मिला 0। अब ये 3 में भी अप्लाई होगा, तो यहाँ R2 3 माइनस 2 इंटू R1, R1 कितना है -1, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, +2 और +3 कितना हो गया 5 इक्वल्स टू। तो यही काम, ये वाली जो कंडीशन जो लिखी हुई है वो इसमें भी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर कैसे अप्लाई हुई, 1 0 0 1, तो R2 में अप्लाई करेंगे, तो पहले वाले को तो सेम ऐसे लिख दो, R2 में यहाँ लिखेंगे 0 माइनस 2 इंटू R1, तो 2 को 1 से इंटू करा तो -2, 0 में से -2 गया तो -2। अब यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस, और इसको 0 से इंटू 0, तो 1 में से 0 गया 1 ही आएगा, यहाँ ए लिख दिया। अब क्या करूं कि मेरा ये 1 बन जाए, क्या बन जाए 1, सिंपल। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या, R2 चेंज टू 1/5 टाइम्स ऑफ R2, अगर मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूं तो 1 ही तो आएगा। तो ऊपर वाले में तो कुछ नहीं करना, 1 -1, अब 0 से डिवाइड 5 को 1/5 से 0 का इंटू करोगे 0 ही रहेगा, 5 को 1/5 से इंटू करोगे 1 आएगा, तो भैया यहाँ 1 आ गया। अब ऐसा ही हमें क्या करना है, ऐसे क्या करना है, इधर 1 0 लिखो, इसको 1/2 से इंटू करा 2/5, इसको करा 1/5, और यहाँ क्या आ गया। अब देखो 1 1 0 आ गया, ये खोया कर रहा है। अब क्या कर दो, ऐसे कर सकता हूँ R1 चेंज टू R1 में से R1 प्लस R2 कर दूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इसमें जोड़ देता हूं। ठीक है, अब इसमें जोड़ सकते हैं हम, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, लेकिन नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो तुम बोल लेते कि यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, देख लो हम 1 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो जोड़ेंगे R1 में, तो क्या है 1 में 0 जोड़ा 1 ही रहा, -1 में 1 जोड़ा 0 हो गया, 0 1। अब ऐसे इधर करेंगे, देखो 1 में -2/5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 1 में -2/5 जोड़ा तो कितना आएगा 5 2 3/5, 0 में 1/5 जोड़ा 1/5, -2/5 1/5, ये ए। ठीक है, अब देखो मैंने पहले ही बोला था हमें सॉल्व करके इसको आई बनाना है, देखो ये आई बन गया, क्या बन गया ये आई, और आई ए, ये आई एक कोई अदर मैट्रिक्स बी बन गया, ये बी। अगर मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से इंटू कर दूं, क्या कर दूं, ए इनवर्स से इंटू, तो इधर भी करूंगा ए इनवर्स से इंटू, तो यहाँ ए इनवर्स ही बचेगा, और इधर ए इनवर्स से इंटू करूंगा तो आई बन जाएगा। तो कहने का मतलब 3 5 1 5 -2/5 1 5, ये हमें मिल गई एक
मैट्रिक्स। ये हमारा ए इनवर्स है। कहने का मतलब अगर दोनों तरफ ए इनवर्स से इंटू करता तो ए का ए इनवर्स में इंटू करा तो आई बन गया, तो ये बचता, और इधर करता ए इनवर्स का आई में इंटू तो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकला ये। मैं यही तो बोला था ए इनवर्स निकालो, तो ए इनवर्स आ गया ये 3/5 1/5 -2/5 1/5। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। ऐसे बिल्कुल सेम प्रोसीजर तुम्हें चलाना है कॉलम ऑपरेशन में, अगर चलाना चाहो तो। अगर आपको रो ठीक लगा तो रो से सॉल्व कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि कोई रो से होगा कोई कॉलम से, ऐसा नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन में रो लगाइए या किसी भी क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन लगाइए, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए। ठीक है, तो उसको भी इसी तरीके से इसी क्वेश्चन पर आप अप्लाई करके देखना, आपको यही मिलेगा, चेंज नहीं आएगा कुछ। ठीक है, 3/3 मैट्रिक्स का भी मैं 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकाल सकते हैं हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, लेकिन उसका निकालने के लिए बहुत मतलब एक्सपेंड फॉर्म है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा 3/3 फॉर्म का। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस सेकंड 2/2 से कुछ सीख गए होंगे, तो इसी को नोट कर लो। अगर आपको 3/3 मैट्रिक्स के का इनवर्स निकालवाने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दूंगा, जिससे उसे समझकर आप और क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। यहां पर मैं एक और बात तुम्हें बता दूं कि 3/3 का कमेंट में लिख देना, लेकिन एक बात और बता दूं, जब आप कोई भी ऑपरेशन यूज करते हो एलिमेंट्री ऑपरेशन रो पर या कॉलम पर, तो अगर किसी भी रो के सारे एलिमेंट या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट के किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के सभी के सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो याद रखना उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स थी, मैं इसमें रो ऑपरेशन लगा रहा था, अगर ये दोनों ये वाले दोनों या फिर ये वाले कोई भी किसी भी रो के एक रो के या इस रो के या इस रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, ये भी 0 ये भी 0, तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये याद रखना। ठीक है, नोट डाउन कर लो।